हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप तैयारी करते हैं कंपटीशन का, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे फिर आप बिहार एसएससी हो, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आखिर उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि यहाँ पर हम इस सवाल को देखें कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आपको भी पता होगा शुरू में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन जब हमारे संविधान में संशोधन हुआ तो वर्तमान में आप कहेंगे कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। हालांकि इसमें क ख ग बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। इसमें भी क ख जोड़ेंगे तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा, और 395 में भी चार क ख ग इस सब को जोड़ेंगे तो आपको लगभग 450 प्लस आपको हो जाएगा, 450 प्लस अनुच्छेद हो जाएगा। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था, बताइए कि हमारे भारतीय संविधान में अभी टोटल कितने अनुच्छेद हो गए हैं। तो आपका ऑप्शन है 300 से अधिक, 400 से अधिक, 500 से अधिक। तो आपका आंसर होगा 400 से अधिक अनुच्छेद वर्तमान में हो चुके हैं हमारे भारतीय संविधान में, यदि हम लोग संविधान संशोधन जितने किए गए उस सब को भी जोड़ दिया जाए। भारतीय संविधान में देखेंगे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है अनुसूची 7 के तहत, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची जिस पर कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, समवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को रहता है। सवाल आता है कि संघ सूची में आखिर कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा, संघ सूची में जो प्रारंभ में विषय थी वो 97, और वहीं पर राज्य सूची की बात करेंगे तो वो आपका था 66। वहीं पर समवर्ती सूची की बात करें तो उसमें शुरुआत में जो था वो 47 विषय हैं। लेकिन वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो संघ सूची में जो 97 से 100 हो चुका है। वहीं पर राज्य की बात करेंगे तो 66 से 5 कम होकर के 61 हो गया है। वहीं पर समवर्ती सूची की बात करें तो 47 से ये 52 हो गया है। नेक्स्ट सवाल यहाँ है कि नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन जो होगा वो कैसा होगा। साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का समर्थन। तो साथ में हम बात करें 2/3 भी होता है बहुमत से संशोधन, 3/4 से भी होता है संशोधन। लेकिन यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि साधारण बहुमत से भी नए राज्यों का निर्माण हो सकता है संशोधन के तहत। यदि आप अनुच्छेद को पढ़ेंगे 2, 3, 4 को, तो 2 में लिखा है कि अन्य क्षेत्र वो भारत में आकर के प्रवेश पा सकता है। 3 में है कि वर्तमान के राज्यों की सीमा न में परिवर्तन आप कर सकते हैं। और चौथा में ये बात कहा गया है कि ये 2, 3 संसद के अंतर्गत होगा, लेकिन इसमें राष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो आप कह सकते हैं 2 या 3 में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको 368 से बाहर रखा गया है। तो यहाँ आप कहेंगे साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है नए राज्यों को बनाने में। क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, उन मूल अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। अब सोचिए, गैर नागरिक का मतलब जो हमारे भारत में घूमने आया है, पर्यटक। कानून के समक्ष समता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कहें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो यहाँ आकर के हमें कुछ बोलने लगे, हमारे सरकार को बोलने लगे, ये गलत है। दूसरी बात है अल्पसंख्यकों का अधिकार, वो भारत के बाहर क्षेत्र से आएंगे और वो कहेंगे कि हम अल्पसंख्यक हैं, तो यहाँ के आप नागरिक होंगे तभी जाकर के आपको अल्पसंख्यक का अधिकार मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो गैर नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। 1 और 3 यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन पर आप झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन झंडा जो फहराएंगे वो मूल अधिकार में आता है। किस में आता है? तो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं 14, आपको पता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, ये नहीं होगा। सी को देखिए 21 में जीवन की स्वतंत्रता है, ये नहीं होगा। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी बनता है 19, 1 के तहत आपके निजी भवन पर भी झंडा फहराया जा सकता है।
साथियों, यदि हम लोग शिक्षा का अधिकार की बात करें तो आपको भी पता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल कर्तव्य में भी 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को माता पिता का मूल कर्तव्य बनाया गया, और साथ ही साथ उसी संशोधन के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत सरकार को बाध्यता दिया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है, संशोधन भी हो गया, ठीक, लेकिन ये पारित कब हुआ था? 2009 में, और अंततः ये शिक्षा का अधिकार ये लागू हुआ था 2010 में। अगर हम लोग बात करें डेट का तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार भी लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें कह रहा है भाग 4, जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सूचीबद्ध है, मतलब कौन उसमें है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो आपको भी पता है 39 के घ में है। समान नागरिक संहिता ये 44 में है। लेकिन छोटे परिवार का मानदंड ये संविधान के भाग 4 में नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये भी नहीं है, ये है आपको 350 में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये कहा जा सकता है भाग 4 में क्या क्या सूचीबद्ध है, तो 1 और 2, लेकिन 3 और 4 ये दोनों भाग 4 में 36 से 51 के बीच में नहीं है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्रियों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, या सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो साथियों, आपको पता होगा राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक कहलाता है। जब वो पहला नागरिक है, सर्वोच्च है, तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग, शक्तियों का प्रयोग वो या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा करेंगे। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ हो जाएगा। अपने संविधान में यदि हम लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति, और 53 में है राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत अनुच्छेद 65 में यदि हम लोग देखें तो अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति आएगा। यदि उपराष्ट्रपति का भी पद नहीं है तो उस स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश होंगे। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उस समय नहीं है तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। ये सभी बातें अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है। वहीं पर राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कोई भी विधेयक जो बिल बनता है, बिल आता है कि वो सब कानून बने, तो वो एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद वो आखिर अधिनियम बन जाता है। तो हम बात करें यानी कि कोई बिल आया तो कब वो एक्ट बन जाएगा। यहाँ यदि आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो लगता है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाने पर। नहीं, इसमें ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। राष्ट्रपति अपनी सहमति कब दे देता है, तो इसी में बात है, ये भी कह रहा है कि संसद के दोनों सदन जब सहमति दे देता है तब जाकर के आता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति यदि सहमति दे देता है तो फिर वो विधेयक जो है, वो बिल जो है वो अधिनियम बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। तो अंततः आपका ऑप्शन बी पर इसका आंसर रुकेगा। और ये सभी बातें अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद ही, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बन पाता है। ये अनुच्छेद 111 में कहा गया है। साथियों, अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रपति यहाँ नहीं होगा। अगला सवाल कह रहा है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो वो है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, जिसको कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कहते हैं। अगर हम कहें दूसरी भाषा में तो सरकार का जो होता है वो वकील होता है,
कौन? अटॉर्नी जनरल, उसी को बोलते महान्यायवादी। वो संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों में जाकर के बोल सकता है, संयुक्त बैठक में बोल सकता है। और उसकी जो योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। तो इस आधार पर वो भारत के किसी भी कोर्ट में किसी भी चीज़ का वकीली कर सकता है, यानी कि उसमें जाकर के बोल सकता है अटॉर्नी जनरल। लेकिन यहाँ पर अटॉर्नी जनरल से जो एक अधिकार छीना जाता है वो ये कि वो किसी भी सदन में वोट नहीं कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अटॉर्नी जनरल हमारे अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या फिर संयुक्त बैठक ही क्यों ना हो। ये बात 88 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 88। यहाँ पर यदि हम बात करें कि कोई सांसद है जो कि लोकसभा या राज्यसभा में बैठता है, कोई विधायक है जो कि राज्य के विधानसभा में बैठता है, यदि वो लगातार 60 दिनों तक अपने सदन से अनुपस्थित रहता है, यानी कि यदि वो सांसद है तो संसद से अनुपस्थित रहेगा, यदि कोई विधायक है तो विधानसभा से अनुपस्थित रहेगा। लगातार यदि 60 दिनों तक यानी कि 2 महीने तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यदि कोई एमपी है तो वो अनुच्छेद 101 के तहत में, और वहीं पर यदि कोई विधायक है तो 190 के तहत उसकी सदस्यता जा सकती है 60 दिनों में तक यदि वो अनुपस्थित रहता है। संसद का किस अनुच्छेद के तहत? 101 के तहत। और यदि विधायक है यानी कि विधानसभा का सदस्य है तो वो जो है उस 190 के तहत। राज्यसभा में यदि आप देखेंगे टोटल अधिकतम सदस्य 250 हो सकता है, जिसमें यदि हम बात करें राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत होता है वो 12 व्यक्ति मनोनीत हो सकता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान किसी से भी संबंधित वो व्यक्ति हो सकते हैं। इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और ये बात आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन यदि हम बात करें राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं तो याद रखेंगे 250। यदि हम लोग बात करें कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है तो याद रखिएगा राज्यसभा का कार्यकाल कभी ख़त्म ही नहीं होता, मतलब राज्यसभा विघटन नहीं हो सकता है। ये अनुच्छेद 83 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। लेकिन हम लोग बात करें राज्यसभा के सदस्य का तो 1/3 यानी कि 1/3 व्यक्ति जो है वो प्रत्येक 2 साल में उनका स्थानांतरण हो जाता है। यदि सवाल की बात करें तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष वही होता है जो लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करें तो राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये बात अनुच्छेद 89 में भी लिखा हुआ है और साथ ही साथ यही बात अनुच्छेद 64 में भी लिखा हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो होंगे वो पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के। देख रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही क्या है वो हम बतला देते हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक की बात करें, धन विधेयक है आपका 110 में और वित्त विधेयक की बात करें तो वो है आपका 112 में। लेकिन धन विधेयक पर राज्यसभा को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि 14 दिनों तक वो अपने पास रख सकता है उस विधेयक को और जरूरी सलाह के आधार पर वो लोकसभा को दे सकता है। 14 दिन के भीतर यदि वो नहीं लौटाता है तो उसे पारित समझ लिया जाता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि धन विधेयक में किसी भी तरह का राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है और इस धन विधेयक की शुरुआत कभी भी राज्यसभा से नहीं होती है। जब भी होती है तो लोकसभा से ही होगी और लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा को आता है, 14 दिनों के भीतर उसको लौटाना होता है, अन्यथा वो पारित समझ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखानुदान बना है किस चीज़ से, तो याद रखें बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है। यदि साथियों यहाँ पर हम लोग डिस्कशन को देखें तो विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए
या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 क के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान कहते हैं, वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। यदि यहाँ हम लोग बात करें, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे, तो याद रखना पड़ेगा आपको लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति होता क्या चीज़ है, तो साथियों लोक लेखा समिति लोक कल्याण के लिए जो रुपया जो व्यय होता है उसको देखरेख करने वाला वो होता है। आखिर उसको रिपोर्ट कौन देता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कोई रिपोर्ट लोक लेखा समिति को सौंपता है और फिर लोक लेखा समिति जो है उसको लोकसभा स्पीकर को सौंपता है। साथियों यहाँ पर यदि हम लोग डिस्कशन को देखें तो लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, यानी कुल मिलाकर के इसमें 22 सदस्य होते हैं। इस लोक लेखा समिति का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। और ये समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसको कैग बोलते हैं उसकी रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के ही लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष चुनने की प्रथा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि विपक्ष के ही जो सदस्य होते हैं उनको लोकसभा के सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। ये 1967 से 68 के बीच से चली आ रही प्रथा है। हालांकि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। इसीलिए लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को ही सौंपती है, क्योंकि आखिर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भी तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। लेकिन लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो खास करके विपक्षी के ही होते हैं और ये प्रथा चला आ रहा है 1967 से 68 से। साथियों यहाँ पर यदि हम सवाल देखें, सवाल कह रहा है कि कौन सा एक सही नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वो 26 जनवरी 1950 को ही गठित हो गया था। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही बात है। यदि कोई भी दिक्कत है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अपना फैसला सही से नहीं सुनाती है तो अपील किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग डी ऑप्शन को देखें कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। कोर्ट मार्शल जो होता है वो आर्मी सेनाओं पर इस तरह का कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट का आर्मी का अलग कोर्ट होता है, तो उसका भी सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। लेकिन सी ऑप्शन को देखिए क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर, जबकि ऐसा नहीं है, कोर्ट मार्शल का भी ये फैसला सुना सकती है। तो ऑप्शन यहाँ सी नंबर गलत हो जाए, क्योंकि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण 2007 के तहत ये बात कहा गया है कि कोर्ट मार्शल को भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, उनकी सुनवाई की जा सकती है। जिस तरह से हमने देखा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के तहत, उसी तरह राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है या फिर राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। और ये बात 154 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष बोले या फिर राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख बोले तो वो कौन है, तो राज्यपाल होंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सवाल कह रहा है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो आपको लगेगा ऐसा कि राज्यपाल हो सकता है, लेकिन नहीं। उच्च न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो वो राष्ट्रपति को ही देगा।
पहली बात ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसका, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश का। तो आखिर हाईकोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगता है, उसी तरह से हाईकोर्ट के भी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जो कि दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के बाद, ये बात अनुच्छेद 217 में कहा गया है। अनुच्छेद 217 के तहत दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसे अपने पद से त्याग देना पड़ता है, कदाचार में किसी पाने पर। हालांकि यदि हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो उम्र होता है वो 65 वर्ष होता है, लेकिन वहीं पर यदि हम लोग बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र जो होती है वो 62 वर्ष तक वो न्यायालय में रह सकता है।